हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड के क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 20 फरवरी 2025 को आ सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का क्वेश्चंस आपकी एमसीक्यू सब्जेक्टिव ठीक में वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। यहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मास्टर, जो आपकी सारे एग्जाम में जो वो आपकी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का होता है, विद्युत धारा का होता है। ओम जो होता है रेजिस्टेंस का होता है। कूलम जो होता है वो चार्ज आवेश का होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। Which of the following terms does not represent electric power in an electric circuit। तो सर पावर बराबर जो होता है वी आई, या बोल सकते हैं आप बोल सकते हो सर आई स्क्वायर, आपके क्या हो जाएंगे वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएंगे। या आपके जो हो जाएंगे सर, क्योंकि v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके जो कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है, और आप अगर भी आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आई स्क्वायर आर हो सकता है। तो ये तीन फार्मूला जो आपको दिख रहा है वो तो होंगे, बाकी आपके नहीं होंगे। ऑप्शन बी आपका नहीं होगा मास्टर, ऑप्शन बी नहीं होगा। ये आपके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन बी सही हो। P इक्वल टू होता है वी आई, वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, या होता है वी स्क्वायर बाई आर, या होता है आई स्क्वायर आर होता है। तो ये आपकी आई आर स्क्वायर ये फार्मूला आपका पावर का नहीं होता, विद्युत शक्ति का नहीं होता। ऑप्शन बी आपके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है समझिएगा मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो उसकी रिजल्टेंट जो होगा वो रेशियो क्या होंगे। तो टू कंडक्टिंग वायर्स हुज मटेरियल लेंथ एंड डायमीटर, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है सर, ये हमें बताना है। तो यहाँ से टू कंडक्टिंग वायर्स हुज मटेरियल लेंथ एंड डायमीटर आर सेम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले वो किस में कनेक्टेड है आपकी सीरीज में, फिर उसके बाद किस में कनेक्टेड कर दिया पैरेलल में, तो क्या होंगे वो हमें बताना है। तो आपके आर चेंज हो रहे हैं ना, आर जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज में निकालेंगे तो इसका मानो आर है, इसका मानो आर है, आर इक्विवेलेंट आर एस क्या हो जाएगा आपका 2R हो जाएंगे सर। और जब इसी को फिर किस में जोड़ देते हैं पार्श्व क्रम में, मतलब पैरेलल में जोड़ देते हैं, मतलब सेम रेजिस्टेंस है, आर आर है, तो आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा आर पैरेलल जो निकलेंगे कैसे निकलेंगे, R1 प्लस R2 मतलब 2R बाई क्या हो जाएगा आपके आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो आर से आर कटेगा, क्या हो जाएगा आपके जो इक्विवेलेंट जो आएंगे सर वो आपके 1 बाई आपके RP इक्वल टू जो हो जाएगा R/2 हो जाएंगे। तो यहाँ से H अगर S निकालते हैं आपकी जो ऊष्मा जो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होता है फार्मूला आई स्क्वायर आर एस टी होंगे। तो आई स्क्वायर आर टी में क्या करंट तो सेम है, तो आर एस खाली क्या हो जाएंगे 2R हो जाएंगे, आई स्क्वायर इंटू 2R इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएंगे। फिर अगर हम सर पैरेलल क्रम में जब हम हिट ऊष्मा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर सेम होंगे, आर पी इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर बाई आपके 2 हो जाएंगे इंटू टी हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कटेगा, आर से आर कटेंगे, टी से टी कटेंगे, आपके 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। क्या आ गए 4/1 आ गए, तो क्या हो जाएंगे 4:1 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी होंगे। सी आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ है, सी आपकी गलत ऑप्शन दिए हुए, क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, क्या बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। कूलम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं सर, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा की मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर है। एम्पियर किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश के प्रभाव से उत्पन्न विद्युत को 1 एम्पियर कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एन एम्पियर। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है सर, एम्पियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का काम करती है। तो डिवाइस का नाम लिखना है जो सर वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर मेंटेन करके विच वर्क टू मेंटेन, सर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना के मेंटेन करके रखता है। तो सेल या बैटरी क्या हो जाएंगे, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी आपके जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के बीच में मेंटेन करके रखता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। विच सब्सटेंस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर, चांदी होती है सर, चांदी होते हैं, सिल्वर होते हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर इसमें कम से कम एक बल्ब की ज़रूरत होती है, एक आपकी स्विच की ज़रूरत होती है और एक आपकी बैटरी का ज़रूरत होता है और वायरिंग का ज़रूरत होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे स्विच ऑन करोगे तो ये आपके कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए और क्लोज पाथ होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसका हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे सर। समझ में आ गया, आगे चले, आगे चलो, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो पैरेलल में जोड़ते हैं सर, कि अगर आप वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी 2 पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम आपका पैरेलल कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, पैरेलल में करते हैं। क्यों सर, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वेरी हाई होता है, इसीलिए हम पैरेलल में जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हम पैरेलल में जोड़ते हैं। अब जो दूसरा आता है, विभवांतर को किस अंतर से मापा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। वही इलेक्ट्रिक करंट को बोला जाता है कि किससे मेजर करते हैं, तो एम मीटर से मेजर करते हैं और उसको सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसके रेजिस्टेंस कम होते हैं सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है कि विभवांतर किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज को ले जाने में, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं सर। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज from one point to another point in the electric field is called potential difference between 2 points. The SI unit of electric potential difference is आपकी क्या हो जाती है सर, वोल्ट हो जाती है। तो वोल्ट को आपके पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। एक फार्मूला लिख देंगे। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं कि सर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक सब्सटेंस होता है। करंट फ्लो होने को अपोज करने का को हम क्या कहते हैं, जो अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है।
उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, रोकता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता, ओम होता है। इसका ग्रीक शब्द इस तरह से लिखते हैं, डिनोट करते हैं ओम को। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड जो होता है ओम। हेडफोन के जैसा सिंबल लग रहा है ना, बस उसी तरह करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध 4 चीज पे डिपेंड करता है सर, बातों पर निर्भर करता है। पहला तार की लंबाई, दूसरा तार की मोटाई, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर और चौथा तापमान पर। मतलब तार की लंबाई कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितनी अधिक तार की लंबाई होगी उतनी ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा। तार की मोटाई पर, जितनी अधिक तार की मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन का अलग रेजिस्टेंस होंगे, कॉपर का अलग होंगे सर। नेक्स्ट को आपके तापमान पर, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध अगर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप कम करने पर कम हो जाता है। कि शुद्ध धातु का अगर प्रतिरोध अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और अगर ताप को कम करते हैं मतलब टेम्परेचर को कम करते हैं तो क्या आपकी प्रतिरोध भी कम हो जाता है। नेक्स्ट को इसी में आपकी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर, कि बोलता है कि 1 वाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, बोलता है लेंथ ऑफ द वायर। पहला लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होंगे सर। दूसरा थिकनेस ऑफ द वायर, जितना ज़्यादा आपका थिकनेस होगा वायर का उतना ही कम आपके रेजिस्टेंस होंगे सर, ठीक है, उतना ही कम आपके रेजिस्टेंस होंगे। जितनी अधिक तार की मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना कम होगा, उतना ही कम होगा। मोटाई ज़्यादा मतलब प्रतिरोध कम हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोलता है कि आपके उसी में सर कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस होंगे। टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे प्योर मेटल के रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। घटाओगे टेम्परेचर को तो आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत शक्ति, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से क्या समझते हो? तो किसी विद्युत परिपथ में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ, द वर्क डन पर यूनिट टाइम, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी विद्युत परिपथ में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं सर। पावर इक्वल टू होता है VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। विद्युत का ऐसा ही मात्रक जो होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है, वाट होता है सर। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज डिनोटेड बाय P। P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वाट होता है। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं, वाट होते हैं सर, वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है? कि सर जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो टंगस्टन के जो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना रहता है? तो 2 कारण है सर। पहला कि वो उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है, मतलब एट हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं करता, ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होता है, और इसके गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, और दूसरा इसका गलनांक उच्च होता है सर, जल्दी से वो मेल्ट नहीं करती। तो इट इज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया क्या कि एक विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है? तो 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर संयोजन में।
तो एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर संयोजन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़कर यह संयोजन तैयार किया जाता है, जिसका इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा सेम बराबर होते हैं, लेकिन आपके विभवांतर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जोड़ा जाता है सर। इस तरह से अगर जोड़ा गया इंड टू इंड तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। पार्श्व क्रम में आपके पैरेलल सर, पैरेलल में इस तरह से जोड़ा जाता है, एक के नीचे दूसरा, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल। इसमें क्या होते हैं, करंट अलग होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। समांतर संयोजन दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को उन्हीं दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, समांतर संयोजन। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टर्स आर मेनली कनेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, तो दो वेज, इन टू वेज। सीरीज कम्बिनेशन, दिस कम्बिनेशन इज मेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर रेजिस्टर्स ऑन आफ्टर द अदर, इस तरह से सर। दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन, दो टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन दी सेम टू पॉइंट। टू पॉइंट में आप कितनों चाहे रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो सर, दो ही पॉइंट के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं सर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके, बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ हैं। तो श्रेणी क्रम में संयोजन में जब एक उपकरण खराब हो जाता है तो बाकी तो परिपथ टूट जाता तथा अन्य सभी उपकरण काम नहीं करती। दूसरा, श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, इसलिए तो यूज करते हैं। तो श्रेणी क्रम में सर पार्श्व क्रम का संयोजन लिखेंगे तो सर कि अगर श्रेणी क्रम में एक डिवाइस काम करना बंद कर देगा तो बाकी सब काम करना बंद कर देगा, लेकिन पैरेलल में पार्श्व क्रम में अगर एक स्विच खराब हुआ तो बाकी आपकी काम करते रहेंगे सर। दूसरा कि करंट अलग अलग चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो क्या सर यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट आपका सेम हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाती है, तो श्रेणी क्रम खराब हो गया। पैरेलल क्रम में वही आपकी सर पार्श्व क्रम में वो हो जाती है, मिल जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए, करंट अलग अलग चाहिए तो करंट अलग अलग मिलते हैं। और सर तीसरा कि पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो होता है वो रिजल्टेंट प्रतिक्रम छोटा वाला से भी छोटा वाला मिलता है रिजल्ट, लेकिन उसका जो होता है सीरीज में वो बड़ा वाला से भी बड़ा मिलता है सर। समझ में आ गया। 220 वोल्ट पर सब अप्लायंसेस काम करना चाहिए, वो 220 वोल्ट आपके पार्श्व क्रम में हो जाते हैं, बाकी में सीरीज में नहीं होते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू, आपकी कितना है सर, आपकी 8.6 वोल्ट बैटरी, तो Q कितना है आपकी 1 कूलम है, वोल्ट कितना है 8.6 वोल्ट है सर। तो W इक्वल टू क्या होता है, VQ होता है। W इक्वल टू क्या होता है, VQ होता है। V इक्वल टू W/Q होता है ना, तो वहीं से लिखे हैं सर। तो आपके W निकालना है, V कितना है सर 8.6 इंटू आपके कूलम चार्ज कितना है 1 कूलम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.6 जूल आएंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपकी जो आंसर हो जाएंगे सर 8.6 आपकी जूल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी 6 वोल्ट है जी, देखो 6 वोल्ट है, तो मतलब 6 आपके ये जो दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था इसलिए हम गलत लिखे सर। तो 6 हो जाएंगे यहाँ से, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज को कितना एनर्जी चाहिए, और 6 वोल्ट बैटरी से एक आपकी 6 जूल चाहिए, कितना चाहिए 6 जूल चाहिए सर। आंसर क्या हो जाएंगे 6 जूल हो जाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोले जाते हैं कि समान पदार्थ की 2 तारों में यदि एक पतला दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्यों? तो सर जिसमें आपका जो मोटा तार होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होंगी, कम होंगी। अगर पतला तार है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसका करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका करंट कम। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा पतला वाला तार में होगा, मोटा वाला में कम होंगे।
तो बोला जाता है कि सर हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक बढ़ेगा, मतलब कि एरिया बढ़ा तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी रेजिस्टेंस घटेंगे। अर्थात क्या बोल सकते हैं, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अर्थात मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। जो जितना ज़्यादा मोटा उसमें ज़्यादा करंट बहेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोधक कम हो जाएंगे सर। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है। मतलब आर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, मतलब कि आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट भी होता है। मतलब करंट क्या होता है, आई इक्वल टू होता है ना V बाई आर, तो V कांस्टेंट है सर, अस्थिर है, तो आर पे डिपेंड करेगा। आर अगर बढ़ेगा तो करंट घटेंगे, और आर अगर घटेगा तो आई बढ़ेगा। तो मोटा वाला में आर क्या हो जाएगा, घटेगा, और पतला वाला में आर क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका उल्टा सोचो ना सर, समझ आ गया। तो मोटा वाला तार में विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होगा उसका करंट ज़्यादा होगा सर, समझ में आ गया। तो वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो करंट will flow easily in thick wire since the cross sectional area of thick wire is more. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, विद्युत टोस्टर जो होते हैं, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से ना बनकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो क्योंकि सर प्रतिरोधकता जो है शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होता है, किसमें, मिश्र धातु में, और दूसरा उसका उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। उसका रेजिस्टिविटी जो है मिश्र धातु का दहन सर कंबसन नहीं होता है एक वेरी हाई टेम्परेचर पे भी, तो वो एक हाई टेम्परेचर पे रेडियली भी एलाइज बर्न नहीं करते हैं। इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर मतलब विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु का बनाया जाता है। तो विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पहला, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है सर। दूसरा, मिश्र धातु का दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है। Why are the heating element of electric toaster and electric irons made up of some alloy और आपकी alloy यही instead of pure metal? The heating element of electric toaster and electric irons are not made up of pure metals but of an alloy because the resistivity of alloy is higher than that of pure metal. प्योर मेटल के कंपेयर में जो आपके सर एलाय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती हैं, और दूसरा सर एलाय डू नॉट बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एलाय जलता नहीं है, कंबसन नहीं करता सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आती है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। विद्युत धारा जो है आपका प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो किसी विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आपकी जो होती है सर वो किसी विद्युत धारा प्रदत्त जो आपके हाउ इज द रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिटरमाइंड। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, W बाई टाइम, और W इक्वल टू क्या होता है, VQ बाई VQ होता है ना, बाई टाइम हो जाएंगे। Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, VIT, और बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, T से T कटेंगे तो पावर इक्वल टू क्या आ गया, VI आ गया। तो यही तो है सर। तो बोलता है कि विद्युत शक्ति बराबर क्या हुआ कि उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा बाई समय, तो मतलब क्या लिखेंगे, पावर इक्वल टू W बाई टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, QV बाई T। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है, टाइम होता है सर। तो यहाँ से टाइम तो Q बाई T लिखेंगे, Q तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू I इंटू T लिख देंगे, तो T से T कट जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ से VIT लिखेंगे, T लिखेंगे सर, और नीचे T है, T से T कटा क्या बचेगा, VI बचेंगे। तो द रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक पावर। कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पावर से निकालते हैं सर। ये फार्मूला आपको लिख देना है, ये फार्मूला आपको लिख देना है।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले जाते हैं कि किसी बंद परिपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। मतलब भी कितना है सर, 5 वोल्ट है। जबकि परिपथ में प्रवाहित धारा करंट जो है, करंट कितना है, 0.2 एम्पियर है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो R इक्वल टू जो होता है प्रतिरोध बराबर आपकी विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट बाई करंट कितना है, 0.2 एम्पियर। 0 से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बैठेंगे, ये कटेंगे कितना बार में, 25 बार में। कितना आ गया रेजिस्टेंस, जो आ गया 25 ओम आ गए सर, 25 ओम आ गया। समझ में आ गए, समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका समझिएगा कि सिद्ध करें 1 किलोवाट कितना, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर बराबर लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यही लिख सकते हैं ना। तो 1 किलोवाट पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻³ वाट लिख सकते हैं सर। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 10⁻³ वाट इंटू 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होते हैं। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। यहाँ पे ये सेकेंड है सर, तो यहाँ पे वाट है, वाट सेकेंड हो जाएंगे। अब देखो 10⁻³ और 10⁻³ ऐड हो जाती है ना पावर, a का पावर m इंटू a का पावर n, क्या लिखते हैं, a का पावर m प्लस n लिखते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएंगे। वाट सेकेंड किसका होता है, जूल होता है। वाट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। तो 1 किलो वाट आवर में कितना आ गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ गए सर। यही तो प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आप आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि विद्युत प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत प्रतिरोधकता सर 1 मीटर, सर आपकी रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से क्या समझते हैं आप कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा, मतलब कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। तो अगर R आपके लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाए सर, तो आपकी रेजिस्टिविटी जो है वो आपके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। उसके SI मात्रक जो होता है, रो इक्वल टू यहाँ से क्या लिखते हैं, RA/L। तो यहाँ से जो होता है ओम मीटर होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता जो है चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के साथ नहीं बदलती है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोधकता जो है आपके तापमान के साथ परिवर्तित होती है, उस पर डिपेंड करता है। और धातुओं और मिश्र धातु आपके नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, ऐसी बात है। और बोलता है तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए वायर क्या यूज कर जाता है, तांबा और एल्युमिनियम। वैसा सिल्वर का, चांदी का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका महंगा होता है, सस्ता नहीं होता है सर, इसीलिए। तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है कि द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन ए करंट पासेस थ्रू अपोजिट फेसेज ऑफ क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मतलब कि लेंथ 1 मीटर हो जाए और आपकी कितना एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो इसके जो इसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे सर। मतलब कि रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है सर। मतलब यहाँ से लेंथ आपकी 1 मीटर और आपके क्या एरिया जो है, एरिया आपके 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो रो इक्वल टू R हो जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो रेजिस्टिविटी जो है सर आपके लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर के नहीं डिपेंड करते हैं। सिर्फ रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ के मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं सर। रेजिस्टिविटी जो Li का होता है रिलेटिवली हाई होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ रेंज जो मेटल होते हैं वो लो होते हैं। नेक्स्ट आता है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, एक परिपथ में डीसी बैटरी से प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, जबकि चालक का प्रतिरोध 2.5 ओम है। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक स्थिति
में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस के जो विद्युत धारा जो होंगे वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके होंगे, किसका सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होंगे भी जो हो जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे सर। तो यही तो आपकी ओम्स नियम है। अब बोला गया कि आपके 5 एम्पियर करंट कितना है, 5 एम्पियर, और आपके क्या रेजिस्टेंस कितना बोला गया, प्रतिरोध 2.5 एम्पियर। तो भी विभवांतर निकालने बोला तो भी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। आई कितना दिया हुआ, आई दिया हुआ है सर 5 एम्पियर इंटू आपकी प्रतिरोध कितने दिए हुए 2.5 एम्पियर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 पचे है 125, मतलब 12.5 आपकी वोल्ट आ जाएंगे सर, 12.5 वोल्ट आएगी। तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक स्थिति, लंबाई, मोटाई आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए, ताप में बदलाव नहीं किया जाए तो उस आपके बोला जाए उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक से बहने वाली धारा के समानुपाती होती हैं। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। भी इक्वल टू आर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आर आई लिखेंगे। आर क्या है यहाँ पे आपके सर विद्युत आपकी क्या है, ये यही तो आपका प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है सर, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ये आपकी बना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द फिजिकल कंडीशन लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर etc of a conductor is not changed, then the potential difference generated at the end of that conductor is directly proportional to current carried in the conductor। मीन्स कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएंगी। भी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, आर आई। आर क्या है आपकी सर, रेजिस्टेंस है। मतलब यही तो फार्मूला हो गया। अभी तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लिए थे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो आती है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक घर में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर, 200 वाट की टीवी, 150 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब लगा है। ये सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। कितना घंटा चलता है, 8 घंटा चलता है। 3 रुपये प्रति किलो वाट आवर, एक यूनिट का कितना लगता है, 3 रुपये। तो सर क्या निकालना की दर से इन्हें 30 दिन तक चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या हो। तो 30 दिन अगर चलाते हैं तो कितना रुपया उसे पे करना होगा। तो टोटल पावर वो कितना यूज कर रहे हैं, 400 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50, पूरा जोड़ेंगे तो पावर कितना आ गया, 800 वाट। तो इसको चेंज करना पड़ेगा किलो वाट में। तो 1000 से जैसे डिवाइड करोगे, 1000 से जैसे डिवाइड करोगे तो 0.8 आपकी किलो वाट आ जाएंगे। अच्छा सर, पहले पावर को किलो वाट में चेंज करना। अब कुल समय उसे कितना लग रहा है, प्रत्येक दिन कितना चला रहे हैं, 8 घंटा। मतलब टाइम कितना हो गया, कुल समय टाइम जो हो गया 8 आवर हो गए। तो कितना दिन चला रहा है, 30 दिन। तो 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 या कितना 24, मतलब 240 घंटे वो आवर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर जो होता है पावर इंटू टाइम होती है। तो पावर कितना आया, 0.8 इंटू 240 मल्टीप्लाई करेंगे सर तो कितना आ गया, 192 किलो वाट आवर आ गया। मतलब क्या आ गया, 192 यूनिट उठा सर, 192 यूनिट आपका इलेक्ट्रिक बिजली उठा। अब एक यूनिट का कितना दाम है, एक यूनिट का आपकी 3 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो 192 यूनिट का दाम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 192, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 576 रुपये हमें पे करना होगा। कितना पे करना होगा, 576। तो पैसा इलेक्ट्रिक पावर अगर निकालने बोलेंगे कितना खर्च होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर आप एनर्जी निकालना, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। ध्यान रखिएगा, जो 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं सर, 1 यूनिट बोलते हैं। जितना यूनिट निकलेगा उतना से क्या करेंगे, जितना 1 यूनिट का दाम दिया रहेगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या निकल जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकल जाएगा, दाम निकल जाएंगे सर। तो यही बोल रहा था, सुनिएगा कि 400 वाट आवर रेफ्रिजरेटर, 200 वाट टीवी, आपकी 150 वाट फैन, 50 वाट बल्ब इंस्टॉल किए। ऑल दिस इक्विपमेंट रन फॉर 8 आवर्स डेली, 8 घंटा चलाया जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रन देम फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ ₹3 पर किलोवाट आवर और यूनिट।
तो बस उसी तरह पावर निकाल लिए, पावर निकालने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लिए यूनिट में, तो उसके बाद सर 1 यूनिट का दाम पता था, उतने यूनिट से 1 यूनिट के दाम से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा सर, इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, कि कोई विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है जो 220 वोल्ट कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट सर, तो करंट कितना निकल रहे हैं वहाँ से, 5 एम्पीयर सर। तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मोटर की शक्ति निर्धारित करना है, 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। टाइम अगर 2 घंटा चलाया जा रहा है, 2 आवर, तो कितने आपकी एनर्जी, मतलब पावर निकालना है और क्या निकालना है सर, एनर्जी निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना है, 220 इंटू क्या हो जाएगा, 5 एम्पीयर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 110 और 1 जीरो और इतने वाट हो जाएंगे। इसको चेंज करेंगे किलो वाट में तो क्या हो जाएगा 1.1 किलो वाट, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट में चेंज होगा, मतलब 1.1 किलो वाट आ गया सर। अब उसको हम निकालना है क्या, एनर्जी। एनर्जी निकालना मतलब एनर्जी बराबर क्या होता है, वो पावर इंटू टाइम। पावर किस में है, किलो वाट में, तो किलो वाट में ही रहने दो सर। किलो वाट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1 किलो वाट इंटू टाइम कितना दिया हुआ, 2 आवर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 किलो वाट आवर हो जाएंगे, या बोलेंगे सर 2.2 यूनिट हो जाएगा। 2.2 यूनिट आपकी उठे। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये हम सारी जो इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस आपकी बन सकती हैं, विद्युत धारा का 20 फरवरी को जेक बोर्ड में क्लास 10 का, वो सारी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। धन्यवाद।